बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जौहर हुसैन है। तेहरान से आपके साथ मौजूद हूँ। आप सबने खबर सुनी होगी कि ईरान के अंदर 18 लाख रियाल का $1 मिल रहा है और ईरान के माशी हालात बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। इस चीज़ को मैं डिस्कस करना चाहूँगा। दूसरा मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और जो नेवल ब्लॉकेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाहर है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसके वजह से क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या पोजीशन है इस वक्त। तीसरी चीज़ मैं डिस्कस करूँगा जो पाकिस्तान के थ्रू अनाउंसमेंट हुई है ट्रेड के खुलने की, पाकिस्तान के थ्रू जो ईरान से ईरान जाएंगी गुड्स, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। चौथी चीज़ हम डिस्कस करेंगे मिलिट्री बिल्डअप यूनाइटेड स्टेट्स का और आगे जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं मद्देनज़र रखते हुए जो भी हो रहा है अमेरिका के अंदर और ईरान के अंदर, उसको देखते हुए। पहले अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी खबर जो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स की एक कंपनी है, वो $2.4 बिलियन मतलब $2.4 बिलियन इन्वेस्ट करना चाह रही है पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स के अंदर। क्यों इन्वेस्ट करना चाह रही है यूनाइटेड स्टेट्स की इस कंपनी के अंदर? इतना रहमो करम कैसे हुआ कि वो $2.5 अरब के करीब 25 साल इन्वेस्टमेंट, 25 साल के अंदर जो $2.5 अरब देंगे वो क्यों देंगे? वो इसलिए देंगे क्योंकि वो चाह रहे हैं सिक्योरिटी पोर्ट जो एक कंपनी है, वो चाह रही है कि किसी तरीके से जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनका एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम और पैसेंजर नेम रिकॉर्ड की कैपेबिलिटी सिस्टम को यूनाइटेड स्टेट्स की ये कंपनी संभाले। क्या प्रपोज किया इस कंपनी ने? प्रपोज किया है कि हम डेटा ट्रांसपोर्ट करेंगे एयरलाइन से, गवर्नमेंट को देंगे ये डेटा। अब क्यों ये रहमो करम अमेरिका करना चाह रहा है और क्यों अमेरिकन एम्बेसडर नेटली बेकर इसके अंदर इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड है? वो इसलिए इंटरेस्टेड हैं क्योंकि अमेरिका चाहता है कि CIA पाकिस्तान को अच्छी तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये सारा डेटा अपने पास यूज कर सके। CIA क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान के लिए अच्छा चाहता है, अमेरिका अच्छा चाहता है ताकि पाकिस्तान की तरक्की हो, इसलिए ये $2.5 अरब दिए जा रहे हैं। अमेरिका के लिए कोई जो है वो फायदा थोड़ी है $2.5 अरब को देने का। तो ये प्रपोजल के ऊपर अभी डिलिब्रेशंस चल रही हैं, कोई रिस्पांस नहीं आया। ख्वाजा आसिफ साहब ने इस चीज़ के ऊपर कोई कमेंट नहीं दिया। लेकिन बहरहाल अगर ये डील हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी लोग आ जा रहे हैं पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पे, जितने लोगों का डेटा है, सारा डेटा अमेरिका को मिल रहा होगा और बेहतरीन सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड की जाएगी अमेरिका की तरफ से। अब अगर बात करें ईरान के हालात के, देखिए ईरान के अंदर इस वक्त सिचुएशन ऑब्वियसली बुरी होने की तरफ जा रही है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, कोई शक नहीं है इसका। 18 लाख तक ईरानी रियाल पहुंचा, 18,50,000 बाय द वे पहुंचा। 185 कहते हैं इसको 3 डिजिट नंबर की जबान में, तो 185 तक पहुंचा, 175 तक पहुंचा और 185 तक पहुंचा सॉरी, और फिर ये नीचे आया 175 तक। अभी 175 चल रहा है फिलहाल और मार्केट में ये ऊपर नीचे होता रहेगा। क्यों हुआ ये नीचे? ये नीचे इसलिए हुआ क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने एक चाइनीज कंपनी हेंगल पेट्रोकेमिकल्स नाम की कंपनी को, जो कि बहुत बड़ी जो है वो रिफाइनरी है, उसको सैंक्शन कर दिया है क्योंकि वो ईरान से चीजें मंगवाते थे। और अभी नजर ये आ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स इस प्रेशर को बढ़ाएगा जैसे उसने पिछली दफा जनवरी और फरवरी के दौरान किया था जब प्रोटेस्ट हुए थे। इसका अगर बैकग्राउंड बताऊं तो यूनाइटेड स्टेट्स ने हमेशा से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं। 1979 के अंदर जब हॉस्टेज क्राइसिस हुआ तब यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शंस लगाई ईरान के ऊपर, उसके एसेट्स को फ्रीज किया। फिर 1980s के दौरान ईरान के ऊपर ईरान इराक जंग के दौरान और ज्यादा सैंक्शंस लगी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से और दूसरे ममालिक की तरफ से। फिर 1990s के अंदर बिल क्लिंटन जब आया तो बिल क्लिंटन ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाई, बहुत सख्त सैंक्शंस लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि ईरान दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट कर रहा था। कौन सी दहशतगर्द तंजीमों को? हिजबुल्लाह जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है उसको सपोर्ट कर रहा था, और हमास जो फलस्तीनी है उन दहशतगर्दों को ईरान सपोर्ट कर रहा था, इसलिए ईरान के ऊपर ये सैंक्शंस लगाई गई। ईरान के ऊपर 2000 के बाद दौरान सैंक्शंस बढ़ना शुरू हुई और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से फिर 6 रेजोल्यूशंस पास हुई जिसके अंदर इन सैंक्शंस को और ज्यादा बढ़ाया गया। और इस UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन में रशिया और चाइना भी मौजूद थे। बाय द वे सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि यूरोप और अमेरिका ने भी सैंक्शंस लगा दी थी। जो सैंक्शंस आई यूनाइटेड नेशंस की तरफ से वो भी लग गई थी, और यूनाइटेड नेशंस की जो स्पेशल रिपोर्टर है उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के अंदर मेडिसिन तक की किल्लत जो है वो आ गई थी सैंक्शंस की वजह से। अभी अगर हम देखें सूरत हाल तो 2015 के अंदर जो डील हुई थी JCPOA एग्रीमेंट जिसका नाम है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो P5+1 के साथ ईरान की हुई थी डील, उस डील को 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने फाड़ दिया और फाड़ के उसने कहा कि जी ओबामा ने बड़ी बुरी डील की थी, मैं आपको डील करके दिखाता हूं। और उस डील के करने के चक्कर में जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है। 2018 में ट्रंप ने 1300 सैंक्शंस लगाई और जो चीज सैंक्शन कर सकता था यूएस, उन सारी चीजों को सैंक्शन किया यूएस ने। और अब दोबारा हालात ऐसे क्रिएट कर दिए
जो जनवरी फरवरी के अंदर हमें प्रोटेस्ट नजर आए, वो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी के अकॉर्डिंग वो हालात यूएस ने पैदा किए, करेंसी जिस तरीके से चेंज की, मैनिपुलेट की, वो हालात पैदा हो गए, इतना प्रेशर पैदा हो गया ईरान के ऊपर कि उनकी करेंसी स्लिप हो गई और इसकी वजह से प्रोटेस्ट हो गए. I'd like to ask you, what more can we be doing as we see us place pressure on the Ayatollah, who is no friend of the United States of America, and as we see what he is doing to the citizens of his own country and the streets? What more can we be doing to make sure that we are placing the pressure that we need to? Well, what we can do at Treasury, and what we have done is created a dollar shortage in the country. At a speech at the Economic Club of New York in March, I outlined the strategy. It came to a swift and I would say grand culmination in December when one of the largest banks in Iran went under. There was a run on the bank. The central bank had to print money. The Iranian currency went into free fall. Inflation exploded, and hence we have seen the Iranian people out on the street. We will continue monitoring all the partners. और यूएस सेक्रेटरी ने कहा है कि इस काम को हम जारी रखेंगे. और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जो इकरार किया कि मैंने प्रोटेस्टर्स को कुर्दों के थ्रू वेपन्स भिजवाए, और मोसाद ने जो इकरार किया कि उन्होंने अपने बंदे छोड़े हुए थे ईरान के अंदर, तो यही सूरत हाल दोबारा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल. ये इकोनॉमिक वॉरफेयर कहा जाता है जो हो रहा है, जिसके अंदर माशी टूल्स को यूज करते हुए ऐसी सूरत हाल पैदा की जाती है कि मुल्क के अंदर लोग खड़े हो जाएं और पूरा सिस्टम इंटरनली कोलैप्स कर जाए. वेनेजुएला के अंदर ये बहुत टाइम से चल रहा था और इसके अंदर हमें नजर आया कि वो झुक गया, टूट गया. क्यूबा के अंदर भी ये करने की बहुत कोशिश की और क्यूबा में इस वक्त लाइट्स आउट रहते हैं, पावर आउटेजेस रहती हैं, बहुत बुरी हालत वहां पे भी है. लेकिन ईरान कहा जाता है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है. क्यों नहीं है ईरान वेनेजुएला? क्योंकि ईरान के ऊपर जब इतनी सख्ती हुई तो ईरान नो डाउट बहुत ज्यादा सफरिंग की, ईरान ने बहुत ज्यादा चीजें सही, लेकिन ईरान ने अपनी जितनी भी इकोनॉमी है उसको डोमेस्टिकेट कर दी, उसको अपनी सेल्फ रिलायंट बना दिया. मतलब खुद से ईरान जो है वो ज्यादातर चीजें प्रोड्यूस करता है. इन सारी सैंक्शंस के बावजूद ईरान के पास $34 बिलियन रिजर्व्स इस वक्त मौजूद हैं. $34 अरब ईरान के सेंट्रल बैंक के पास हैं. ये किसी और मुल्क के नहीं है, ईरान के अपने पैसे हैं. और बाहर की दुनिया ईरान को $100 अरब से ज्यादा ओ करती है, जो दुनिया को देना है ईरान को. तो ईरान ने इन सैंक्शंस के दौरान, चाहे जितनी करेंसी खराब हो, चाहे जैसे हालात हो, अपने आप को 34% लिटरेसी रेट से 95% लिटरेसी रेट तक पहुंचाया. ईरान ने अपने आप को साइंटिफिक आउटपुट के अंदर, साइंटिफिक ग्रोथ के अंदर 11 गुना तेज किया. दुनिया से 11 गुना ज्यादा है ईरान का एवरेज साइंस के अंदर. नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, इन फील्ड्स के अंदर ईरान टॉप 10 में है. और बाकी फील्ड्स में भी ईरान का जो है वो शुमार होता है इन अदर साइंसेस. तो ईरान ने इन सैंक्शंस को बर्दाश्त किया, ईरान ने इन सैंक्शंस के साथ अपनी डेवलपमेंट की. और ऑल्दो ईरान की करेंसी के हालात आपको बुरे नजर आते हैं और ऐसा लगता है कि 18 लाख शायद आप बोरियों में भर के लेके जाएंगे $1 चेंज कराने में, ऐसा नहीं है. ईरान के अंदर 1 करोड़ का भी नोट है. ऐसा नहीं है कि लोग $100 चेंज कराएंगे तो वो बोरियों में लेके जाएंगे या ट्रकों में भर के लेके जाएंगे. ऑल्दो ज्यादातर इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात है कि कार्ड के ऊपर रिलायंस हो गई है. ईरान तो ये सैंक्शन सह सकता है. ईरान ने पहले भी ये सैंक्शन सही. ईरान ने पहले भी अपने आप को इन सैंक्शन के दौरान भी मेट्रो स्टेशन भी बनाए, ब्रिजेस भी बनाए. टॉप जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल भी ईरान में, टॉप कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर वर्क भी ईरान ने किया हुआ है. यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑन द अदर हैंड, और दुनिया ने जो चीजें सफर की हैं इस ब्लॉकेड की वजह से जो हो रहा है, वो क्या सफर किया. क्रूड ऑयल $126 पे जब गया तो दुनिया के अंदर शोर मच गया, जाहिर सी बात है, क्योंकि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है. क्यों 126 तक पहुंचा $, जो पहले 114 चल रहा था, 115 चल रहा था? वो इसलिए बढ़ा क्योंकि एक्सियोस ने एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ किया गया मिलिट्री ऑप्शंस के ऊपर ईरान के अंदर. यहां पे एकदम से जो ऑयल की प्राइसेस बढ़ी, हमें नजर आ रहा है कि दुनिया भर के अंदर ऑयल की जो पेट्रोल की प्राइस है या डीजल की प्राइस है वो बढ़ रही है, सिवाय कुछ ममालिक के जो कि रशिया या ईरान से तेल मंगवाते हैं. और ईरान का तेल अभी हमें नजर आ रहा है कि हॉर्मुज के थ्रू जो स्टेट लेड टैंकर्स हैं वो तो ईरान कोशिश कर रहा है भेजने की और काफी टैंकर्स पार भी कर रहे हैं, लेकिन उस तादाद में नहीं कर रहे जिस तादाद में कर रहे थे. और प्राइवेट शिपिंग लाइंस बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रही कि वो अपना सामान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू भिजवाएं, क्योंकि आगे नेवल ब्लॉकेड लगा हुआ है, तो रिस्क बहुत ज्यादा है. इसके अंदर हमें नजर ये आया है कि तुर्की के थ्रू बॉर्डर खुला हुआ है, कैस्पियन सी के थ्रू रशिया का बॉर्डर खुला हुआ है, और अनाउंस किया गया है पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान जो ट्रेड रूट है वो अपना खोल रहा है.
6 लैंड रूट्स खोल रहा है 2 बॉर्डर क्रॉसिंग्स की तरफ से। और ये जो 2 बॉर्डर क्रॉसिंग की तरफ से जो रास्ता खुल रहा है, वो रास्ता खोलने की अनाउंसमेंट की है, जिसके अंदर गब्द और ताफ्तान के थ्रू बलूचिस्तान, तुर्बत, पंजगूर, खुजदार, कोयटा, दलबदीन, इन सारी रास्तों से जो है वो रूट से पहुंचाया जाएगा इन बॉर्डर्स के ऊपर। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक अभी तक एक भी कंटेनर उस रूट के थ्रू नहीं आया है। 3000 कंटेनर जो कराची में फंसे हुए हैं ईरानियों के, और 1500 कंटेनर जो कश्तियों में लेस्ड हैं, वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं ईरान। उसके ऊपर बिल्कुल पाकिस्तान काम कर रहा है। बहुत अच्छा रास्ता है जो पाकिस्तान ने निभाया है, बहुत अच्छा काम किया है और एक अच्छी हेल्प है जो हो रही है। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक अभी तक एक भी कंटेनर नहीं पहुंचा है। लेकिन बहरहाल इस पर काम ज़रूर कर रहा है पाकिस्तान, और जल्द मेरे ख्याल में शुरू हो जाएंगे कंटेनर्स जाना। देखिए, ईरान तो ये चीज़ें सह लेगा और दूसरे ऑल्टरनेटिव रूट्स के थ्रू अपनी जो चीज़ें हैं उनको बेचेगा भी और लेगा भी। और मुश्किल आती है इसमें क्योंकि ट्रेन के थ्रू, शियान के थ्रू, चाइना के थ्रू जो ट्रेन है उसका फॉर एग्जांपल अगर आप अंदाज़ा लगाएं कॉस्ट कितनी बढ़ गई है, तो जो कंटेनर $700 जिसकी कॉस्ट थी, अब उसकी कॉस्ट $7000 है। तो बिल्कुल इसके अंदर कॉस्ट तो ईरान की बढ़ रही है, और इस कॉस्ट के बढ़ने की वजह से जो लैंड रूट के जरिए चीज़ें आ रही हैं उनकी कॉस्ट बढ़ने की वजह से ईरान के अंदर भी महंगाई हो रही है, और इसीलिए हमें जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नज़र आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ईरान ने पहले भी सर्वाइव किया है। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए पहली बार हो रहा है कि इतनी बुरी इकोनॉमिक कंडीशन, ग्रेट डिप्रेशन के बाद और इकोनॉमिक कोलैप्स के बाद इतनी बड़ी जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है यूनाइटेड स्टेट्स के अपने लोगों के लिए। भले ऑयल कंपनीज को ऑयल बेच के ज़रूर फायदा हो रहा होगा, लेकिन आम आवाम का वहाँ पे बड़ा बुरा हाल हो रहा है महंगाई से। लोग पेट्रोल भरवा के पैसे दिए बगैर भी जा रहे हैं, और इन क्राइम्स में इजाफा हो रहा है यूरोप के अंदर भी। तो वहाँ यूरोप के अंदर भी ये हालात बहुत ख़राब है। और गर्मियों के अंदर जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी, तब बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि बहुत सारे ममालिक के अंदर एक इकोनॉमिक जो है वो बहुत क्रंच आएगा इकोनॉमी को, और बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ईरान तो बर्दाश्त कर सकता है, ईरान कह रहा है। और आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई भी ने भी कहा कि भाई हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी लीगल फ्रेमवर्क के अंदर लेके आ रहे हैं। ये जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो कश्तियां हैं जो लालच में आ गई हैं इस रीजन के अंदर, हज़ारों किलोमीटर दूर से जो लालच के अंदर आ गई हैं यहाँ पे और जारियत करने, उनकी जगह सिर्फ और सिर्फ समंदर की तह में। वो मतलब आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई का बयान है कि हम पाक कर देंगे इस पूरे इलाके को, इस पूरे रीजन को यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल के इन्फ्लुएंस से। तो ईरान तो कह रहा है कि जी हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को तब तक नहीं खोलेंगे जब तक तुम नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाओगे। और ये बात ईरान ने पक्की कह दी है, तो हम तो डूबेंगे कि तुझे भी ले डूबेंगे। तो यहाँ पे नज़र ये आ रहा है कि ईरान तो सरेंडर नहीं करेगा। क्या अमेरिका सरेंडर करेगा? सवाल ये है। मेरे ख्याल में करेगा, मेरे ख्याल में जल्दी करेगा। अगर नहीं करेगा तो उसके पास ऑप्शन क्या है? उसके पास ऑप्शन ये है कि अमेरिका जो है वो जंग करे, और जंग करने के लिए हमें पता है कि सेंटकॉम ने रिक्वेस्ट किया है आर्मी की, जो डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल है उसको रिक्वेस्ट किया है कि स्टेशन करवाएं। ये मिसाइल काफ़ी ख़तरनाक है, 2200 किलोमीटर से लेकर आगे तक इसकी रेंज है, और ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो यूनाइटेड स्टेट्स बड़े पैमाने पे नुकसान पहुंचाना चाहता है। एयर स्ट्राइक के अंदर तो इतना नुकसान नहीं होता जितना हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हुआ। तो बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स तैयारी कर रहा है, अपने 50,000 ट्रूप्स भी ले आया है यहाँ पे, 500 एयरक्राफ्ट भी यहाँ पे ले आया है, 20 नेवी शिप्स भी आ गई हैं। बहरहाल जेरल्ड आर फोर्ट जो आया था, जिसको आग लग गई थी पहले, वो दोबारा वापस चला गया। ये भी एक नई ताज़ा डेवलपमेंट है। लेकिन इराक के अंदर जो है वो एयर डिफेंसेस एक्टिवेट हो गए हैं अमेरिकन एम्बेसी के पास। कतर के अंदर और दुबई के अंदर मरीन्स की मूवमेंट, और जो यूएस की CSAR टीम, अभी कतर जो है वो इंफॉर्मेशन आई है कि लैंड हुई है। ये CSAR टीम कौन सी है? जो इस्फहान गई थी, पायलट तो देहदश में था, लेकिन इस्फहान गई थी एक टीम पायलट को रेस्क्यू करने के लिए जो गई थी इस्फहान, जबकि वहाँ पे पायलट था नहीं। तो वही टीम दोबारा आ रही है कहा जा रहा है, या उसी डिवीजन की जो है वो लोग आ रहे हैं। बहरहाल पायलट कहाँ है, पायलट की तस्वीर कहाँ है, अभी तक कुछ नज़र नहीं आया, तो उसके ऊपर भी डेवलपमेंट का कुछ पता नहीं है। लेकिन इस वक्त पॉसिबिलिटी है कि यूनाइटेड स्टेट्स जंग करे, लेकिन उसके अंदर देखें 2-3 इश्यूज हैं। इंटरनल प्रेशर यूएस के ऊपर इस तरीके से बढ़ गया है कि जंग की वजह से ऑलरेडी हालात ख़राब हो गए हैं, और ये जंग 1973 वॉर रेजोल्यूशन के तहत यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर किसी भी प्रेसिडेंट को इजाज़त नहीं है कि वो 60 दिन से ज़्यादा जंग को कंटिन्यू रखे, और वो टाइम अप होने वाला है, जुम्मे तक उसका टाइम है मेरे ख्याल में, क्योंकि 48 आवर्स का नोटिफिकेशन पीरियड भी होता है। तो उसके बाद कांग्रेस का फैसला होगा कि जंग आगे बढ़ेगी या नहीं, वरना कांग्रेस अगर कोई फैसला ना भी करे तो ऑटोमेटिकली ये जंग जो है वो इलीगल हो जाएगी। और इस चीज़ को एज एन एक्सक्यूज यूज़ कर सकते हैं कांग्रेस के लोग, डेमोक्रेट्स यूएस के अंदर, कि इसको एज अ बहाना यूज़ करें प्रोटेस्ट दोबारा स्टार्ट करने के लिए। आई थिंक अब इसके अंदर, जंग के अंदर एक और चीज़ है, एक और पहलू है कि अकली बुनियाद पे, मंतकी बुनियाद पे ये सेंस नहीं बनता कि अमेरिका जो पहले ही जंग करके देख चुका और उसमें कुछ भी हासिल ना किया, बल्कि ईरान को उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दे दिया,
वो दोबारा अगर जंग करेगा तो मेरे ख्याल में बेवकूफ़ी होगी। पहले अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दे दिया तो अब दोबारा जब जंग करेंगे तो दोबारा क्या देंगे, सवाल ये है। और मेरे ख्याल में अकली बुनियाद यही कहती है कि ये फैसला नहीं होगा। बहरहाल अकल ये कहती है कि सबसे ज़्यादा रीजनेबल ऑप्शन यूएस के लिए इस वक्त विड्रॉल है। विड्रॉल मतलब क्या? विड्रॉल मतलब ये कि इलाका छोड़ के यूएस चला जाए और ट्रंप और ज़्यादा बोले कि मैं सैंक्शंस लगा रहा हूँ, और ट्रंप और ज़्यादा बोले कि मैंने सब कुछ तबाह कर दिया है, हम जंग जीत चुके हैं, और भले उसको वो फेस सेविंग नहीं मिलेगी जो वो डेस्परेटली चाह रहा है, लेकिन बहरहाल वो आगे होने वाले नुकसान से और ज़्यादा नुकसान से बच जाएगा और दुनिया को भी बचा लेगा। तो मंतकी एतबार से सबसे ज़्यादा रीजनेबल फैसला यही है कि किसी तरीके से वो बोले दोबारा कि हमने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं, आई थिंक ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है एक फेस सेविंग अमेरिका को बहरहाल चाहिए। लेकिन अब एक कंटेंशन है, करें तो क्या करें? जंग भी नहीं कर सकते, जंग में ज़्यादा नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल में जंग का ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये मंतकी फैसला नहीं होगा। विड्रॉल सबसे ज़्यादा अच्छा फैसला होगा, क्योंकि डील मुझे नहीं लगता होने वाली है परमानेंटली। डील ज़रूर इस बात के ऊपर हो सकती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलें और वो ब्लॉकेड खोलें, हो सकता है इस बारे में डील हो जाए, और हो सकता है बाद में जो न्यूक्लियर के फैसले हैं या न्यूक्लियर की चीज़ें या दूसरी चीज़ें वो डिस्कशन पे आएँ, और हो सकता है ना भी आए, हो सकता है एक परमानेंटली एक सीज फायर के कॉन्टेक्स्ट भी बन जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डील कोई परमानेंटली यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में होगी, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, ये बता दिया है। इंशाल्लाह अगर दोबारा कोई अपडेट होती है तो आपके साथ दोबारा आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।